एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये मांग करते करते कई पीढ़ियां निकल गईं। न जाने कितने बलिदान हुए, कितने दधीचियों ने खुद को राष्ट्र को समर्पित किया। अमोघ वज्र प्रदान किए, तब जाकर धारा 370 के निष्प्रभावी होते ही ये सपना साकार हो सका है और राष्ट्रीय ध्वज घाटी की वादियों में पूरी शान से लहरा रहा है। और विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित सभा द्वारा पारित हुआ। आर्टिकल 370 हटने का हम मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में इसका और पूरे देश में बहुत वेलकम हुआ है और ये एक बड़ा हिस्टोरिक और डायनामिक स्टेप है। एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, इस नारे को पूरे देश का राष्ट्रीय मंत्र बनाने वाले इस राष्ट्रीय यज्ञ में स्वयं को समिधा बनाने वाले देश के अमर नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करना जरूरी हो जाता है। जम्मू कश्मीर का इतिहास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। जब भी जम्मू कश्मीर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चिंतन मनन किया जाएगा तो कई हैरान करने वाले सच सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर पर गंभीर और सार्वजनिक चर्चा दिसंबर 1952 में भारतीय जनसंघ के कानपुर अधिवेशन में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वे नेहरू और शेख को पत्र लिखकर राज्य के संवैधानिक प्रश्नों पर समाधान की तलाश करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हर दिन शेख सरकार द्वारा संविधान का विरोध और हिंदुओं के उत्पीड़न की खबरें मिल रही थी। इन खबरों को लेकर शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू का रवैया नकारात्मक था। दोनों की नजरों में उन्हें सलाह देने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक होता था। आखिरकार जब सभी कोशिशें असफल हो रही थीं, तो 6 मार्च को दिल्ली में जम्मू कश्मीर सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पंडित नेहरू ने सत्याग्रह के प्रभाव को कम करने की योजना पहले से ही बना रखी थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बीबी केसकर को उन्होंने एक पत्र लिखा। ऑल इंडिया रेडियो को जम्मू की घटनाओं के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और हमें इस आंदोलन को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं करना है। इसके विपरीत सदर रियासत करण सिंह ने उसी दिन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया। इस आंदोलन के प्रति सरकार का नकारात्मक और निराशात्मक व्यवहार एकदम गलत है। इसके लिए उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र की बातें जरूर करते थे, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर वो हमेशा अलोकतांत्रिक ही रहे। विपक्ष जैसा कोई शब्द उनके शब्दकोश में नहीं था। कम से कम भारतीय जनसंघ के जम्मू कश्मीर के सत्याग्रह के मामले में तो कतई नहीं। उस दौरान जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी प्रयासरत थे। इस बीच 11 मई 1953 को उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। अब प्रधानमंत्री नेहरू पहले से भी ज्यादा असहिष्णु नजर आने लगे। शेख अब्दुल्ला ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रीनगर में कैद करके रखा था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली सत्याग्रहियों का केंद्र बन गया, लेकिन वो अब सीधे पठानकोट की ओर जाने लगे। सैकड़ों की संख्या में पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। चूंकि केंद्र सरकार पहले जैसी स्थिति में नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर के संबंध में मनचाहा काम कर सके, प्रधानमंत्री नेहरू के लिए स्थिति असहज हो गई थी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री कैलाश नाथ काटजू को पत्र लिखकर कहा था, अगर जनसंघ का ये आंदोलन चलता रहेगा तो हमें अधिक बल प्रयोग करना पड़ेगा। ढिलाई की कोई अनुमति नहीं होगी और सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दीजिए।
जम्मू कश्मीर में अपनी गलतियों को ठीक करने के बजाय जवाहरलाल नेहरू का ध्यान जनसंघ को कुचलने पर ज्यादा था। इस पत्र से साफ पता चलता है कि उन्हें किसी न्यायालय का डर नहीं था। जनसंघ के समर्थकों को खुलकर धमकी दी जा रही थी। आखिरकार 23 जून 1953 को वो मनहूस घड़ी आ गई जिसमें देश के महान और प्रखर नेता की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन दुनिया ने इसे हत्या माना। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए श्रीनगर से कोलकाता 24 जून 1953 को लाया गया, उस दिन 2 लाख से ज्यादा लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। अगले दिन समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर लिखा, चारों तरफ लोगों की भीड़ मौजूद थी। इससे पहले ऐसा दृश्य 1925 में देशबंधु डॉक्टर चित्तरंजन दास के निधन के समय देखा गया था। यह उस दौर के सबसे जनप्रिय नेता और बेहतरीन संसद सदस्य की राज्य प्रायोजित हत्या की दुखद और मार्मिक तस्वीर थी। कोलकाता में जब डॉक्टर मुखर्जी की अंतिम यात्रा निकाली गई तो उसमें शामिल लोग एक ही बात दोहरा रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या हुआ? जहर दिया गया। किसने? शेख। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में उनका निधन हुआ था, जिसकी जांच के लिए एक आयोग की मांग की गई थी। सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया था। शेख की शख्सियत तानाशाही प्रवृत्ति की थी, जिसे नेहरू का समर्थन मिला हुआ था। कैद के दौरान सरकार ने डॉक्टर मुखर्जी के किसी से भी मिलने पर रोक लगा रखी थी। मुलाकात करने के लिए सरकार से विशेष इजाजत लेनी पड़ती थी। डॉक्टर मुखर्जी के वकील और संसद सदस्य यूएम त्रिवेदी को भी इस लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। दोनों की आपसी बातचीत पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलाम नबी की निगरानी हमेशा रहती थी। बहरहाल जिस सपने को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अब वो फलीभूत हो गया है। अब 2 विधान 2 निशान रूपी संवैधानिक धोखा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। राष्ट्रध्वज पूरी आन बान और शान के साथ जम्मू कश्मीर में फहरा रहा है। आज डॉक्टर मुखर्जी की वजह से जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में अलग झंडे की व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। राज्य का नया परिसीमन होगा। यही नहीं, अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों की कमर टूट चुकी है। जब हम एजुकेशन लेते थे, मैंने खुद कश्मीर यूनिवर्सिटी से पीजी की है, तो सेक्रेटरीट में जब जाते थे तो हमें इतनी डिस्क्रिमिनेशन होती थी कि हमें वो बोला जाता था कि अगर आपको कश्मीरी आती है तो ठीक है, नहीं तो साइड हो जाओ। हमें कश्मीरी, हमें हिंदी ज़ुबान या उर्दू ज़ुबान में बात करते थे तो हमारी फाइलें चाहे 10 दिन की जगह 10 महीने पड़ी रहती थी, हमें पूछने वाला कोई नहीं होता था। सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ये होती थी। इसकी वजह से हम तो बिल्कुल खुश हैं इस बात पे कि ये बहुत अच्छा किया सरकार ने। और सबसे बेस्ट पॉइंट जो है इसमें वो यूटी वाला है, जो सबकी नेतागिरी खत्म की गई है। जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे से रह रहे वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखा, दलितों और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार मिल चुके हैं। ये सब जिनके महान बलिदान के फलस्वरूप हुआ, ऐसे नायक को देश आज कोटि कोटि नमन कर रहा है।